Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 18, Figures of Speech. So let's start the chapter. Chapter number 18, Figures of Speech. A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. जैसे हम पहले किसी भी एक्सप्रेशन को एक ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख देते थे, तो जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो किसी भी एक्सप्रेशन को या हमारे किसी भी आइडिया को एक और अच्छा इफेक्ट दे देती है। सम इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ फिगर ऑफ स्पीच गिवन है, पढ़ते हैं उन्हें। फर्स्ट है सिमिली। In a simile, a comparison is made between two objects of different kinds. Simile में जो दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग काइंड्स के होते हैं उनके बीच में कंपैरिजन होता है, which have at least one point in common, जिनमें at least एक पॉइंट कॉमन होता है. The simile is usually introduced by words far, as और so. Simile हमेशा far, as या so वर्ड्स को यूज करके लिखा जाता है. How far that little electric tube throws its rays, as clear as crystal, as black as coal. तो इस तरीके से हम सिमिली लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पर है एज क्लियर एज क्रिस्टल, तो क्लियर और क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल भी एकदम क्लियर होता है, इसीलिए यहाँ पर क्लियर और क्रिस्टल को एक साथ लिखा है। ऐसे ही कोल कैसा होता है? ब्लैक होता है। तो अगर हमें कहीं एग्जाम्पल देना है, कोई चीज ब्लैक है बहुत ज्यादा, वो बिल्कुल कोल जैसी है, तो हम कैसे बोल सकते हैं? एज ब्लैक एज कोल. सेकंड है मैटाफर. A metaphor is an implied simile. It does not, like the simile, express that one thing is like another or acts as another, but takes that if the two things were one. मेटाफर भी सिमिली की तरह ऐसा नहीं है कि इसमें भी हम ये देखें कि एक चीज दूसरी की तरह है या दूसरी चीज पहली की तरह है। इसमें क्या है कि हम ऐसा लेके चलते हैं कि दोनों चीजें एक ही है। जैसे द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, एग्जाम्पल है लाइफ इज अ ड्रीम। तो जो भी सिमिली है उसे हम मेटाफर में कंप्रेस कर सकते हैं, और जो भी मेटाफर है उसे हम एक्सपेंड करके सिमिली में लिख सकते हैं। तो अगर हम, जैसे ये सेंटेंस है द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो ये तो मेटाफर में लिखा है। तो अगर हम इसे एक्सपेंड करें सिमिली में तो हम क्या लिख सकते हैं? एज अ शिप इज यूज फॉर क्रॉसिंग द ओशियन, तो द कैमल इज यूज फॉर क्रॉसिंग द डेजर्ट। जैसे शिप का यूज ओशियन क्रॉस करने के लिए करते हैं, ऐसे ही कैमल का यूज डेजर्ट क्रॉस करने के लिए करते हैं, इसीलिए कैमल को शिप कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सिमिली में हम चीजों को एक्सपेंड कर देते हैं। थर्ड है हाइपरबोले. Hyperbole is a statement which is made emphatic by an overstatement. हाइपरबोले वो स्टेटमेंट है जिस पर और ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है एक ओवर स्टेटमेंट के थ्रू. Why man? If the canal was dry, I am able to fill it with tears. I know of nothing else but miracles. Here is the smell of blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. अब फोर्थ है एंटीथेसिस. When contrasting ideas are placed side by side for emphasis, it is called antithesis. जब कंट्रास्टिंग आइडियाज लिखे हों साथ में एम्फेसिस के लिए, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज कंट्रास्ट होते हैं जो, जैसे मैन प्रपोज, गॉड डिस्पोज, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। तो दोनों चीजें ऑपोजिट हो गई, एक सिल्वर एक गोल्ड, एक बोलना और एक चुप रहना। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। तो जब चीजें ऑपोजिट हो, कंट्रास्ट में हो, तब हम एंटीथीसिस का यूज करते हैं। फिफ्थ है ऑक्सीमोरोन, अ स्पेशल काइंड ऑफ एंटीथीसिस। ये भी एंटीथीसिस का ही एक काइंड है, वेयर टू कंट्रास्टिंग क्वालिटीज आर डिस्क्राइब्ड एट वंस ऑफ द सेम थिंग। जहां दोनों कंट्रास्टिंग क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं एकदम से एक ही चीज के लिए। His honor rooted in dishonor stood and faith unfaithful kept him falsely true. अब देखो जैसे यहाँ पर ऑनर डिसऑनर साथ में यूज हुई हैं, दोनों कंट्रास्टिंग चीजें, फेथ अनफेथफुल, फॉल्सली ट्रू। तो इनोसेंट आर्क सो कनिंगली सिंपल, ऐसे ही इनोसेंट आर्क, कनिंगली सिंपल, तो यहाँ पर दोनों कंट्रास्टिंग चीजें एक साथ यूज हुई हैं, तो यहाँ पे ये कहलाती है ऑक्सीमोरोन। पर्सोनिफिकेशन,
In personification, inanimate objects and abstract notations are spoken of as having life and intelligence. पर्सोनिफिकेशन में जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं या जो एब्स्ट्रैक्ट नोटेशंस हैं उनके बारे में इस तरीके से बात की जाती है जैसे उनमें लाइफ और इंटेलिजेंस है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन द क्वीन। अब यहाँ पर डेथ के बारे में बात करें, अब डेथ कोई लिविंग थिंग तो नहीं है, तो उसके बारे में इस तरीके से बात की जा रही है कि डेथ ने अपने ठंडे हाथ रखे क्वीन पर। तो वो चीज एक हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से बात कर रहे हैं कि इन चीजों में लाइफ है। सेवेंथ, एक्सक्लेमेशन, टू पॉइंट आउट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जब हम किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को पॉइंट आउट करते हैं तब हम एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज ह्यूमन बीइंग, हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक। नाउ टाइम टू आंसर। नेम द करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, आपको बताना है इनमें कौन सी करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। फर्स्ट, कैन टू वॉक टुगेदर एक्सेप्ट दे बी अग्रीड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है तो ये होगा रूटोरिकल क्वेश्चन। सेकेंड, he followed the letter but not the spirit of the law। तो ये होगा एंटीथेसिस क्योंकि यहाँ पर कंट्रास्टिंग बातें हुई हैं। नेक्स्ट, he speaks like a saint and acts like a devil। तो यहाँ पर तो ये क्लियरली सिमिली है। इसी तरह से बाकी के फिगर ऑफ स्पीच आप खुद लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 18 फिनिश हो गया है। होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।